तो एग्जाम्पल नंबर 3 से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ हमें, तो यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3 है, यानी x की पावर 3 है, और यहाँ पे तीसरी बार अवकलन हो रखा है, यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो यहाँ पे भी अवकलन 2 बार हो रखा है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले x को e की पावर z मानेंगे। तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू e की पावर z है, तो हम यहाँ पे z का मान लिख सकते हैं log x। ये कैसे आया? तो ये इसका log लेने के बाद आता है। आपको लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से आती हो कि नहीं आती है, तो मैंने लॉग के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लॉग को किस तरह से सोल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे x की पावर 3 और ये 3 अवकलन 3 टाइम जो अवकलन और का, इसके स्थान पे जो भी लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। यदि फर्स्ट टाइम होता है x dy/dx होता है, तो हम इसके स्थान पे dy रखेंगे। सेकंड बार होता है तो यहाँ पे d-1 और फिर y रखेंगे। थर्ड टाइम होता है तो d रखेंगे, d-1 करेंगे, फिर से एक बार कम करेंगे तो d-2 हो जाएगा। हम ये मान यहाँ पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ये मान, ये और ये। तो यहाँ पे अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे अब हम, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रथम अवकलन वाला पद तो था ही नहीं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे भी x है तो x के स्थान पे हम लिखेंगे e की पावर z। तो यहाँ पे x था तो x के स्थान पे मैंने e की पावर z रख दिया, तो यहाँ पे देखो e की पावर z हो गया। यहाँ पे भी e की पावर माइनस z होगा, यहाँ पे z है, e की पावर z है यहाँ पे माइनस में, तो ये e की पावर माइनस के z रख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1/x था तो एक x की पावर -1 थी, तो यहाँ पे e की पावर माइनस की z हो गई। और यहाँ पे d का मान क्या है कि d/dz है, हमने पढ़ा था पहले। जैसे ही हम चेंज करके इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे पास स्वतंत्र चर हो जाता है z। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखो इसको गुणा करेंगे पूरे फंक्शन को और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे d अंदर गुणा हो जाएगा, फिर से ये d-2 से गुणा होगा, और यहाँ पे भी ये d-1 से गुणा होगा, और इसको कैलकुलेट करके हम लिखेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा d की पावर 3 माइनस d की पावर 2 प्लस 2। और यहाँ पे इस साइड में मिल जाएगा 10 e की पावर z प्लस ये जो पूरा पत्ता है, ये ऐसे कैसे आ गया, इधर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने की विधि हमें आती है, क्योंकि ये तो काफ़ी इजी हो चुका है। यहाँ पे देखो d के यहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं है, x का कोई फलन नहीं है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखो फंक्शन ऑफ d लिखेंगे सबसे पहले। तो फंक्शन ऑफ d होगा ये y के साथ में जो भी आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ d होगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ d हो जाएगा। लेकिन फंक्शन ऑफ d यहाँ पे देखो, फंक्शन ऑफ d आप इसको लिख सकते हो d की पावर 3 माइनस dx² प्लस 2, ये भी फंक्शन ऑफ d लिख सकते हो, और आप इसका गुणनखंड करके भी लिख सकते हो। इसका गुणनखंड किया जा सकता है, तो मैंने सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दिया, तो d+1 d की पावर 2 माइनस 2d प्लस 2, तो इसके गुणनखंड हो गए इस तरह से। तो अब मैं फंक्शन ऑफ d लिख देता हूँ यहाँ पे, तो फंक्शन ऑफ d हो गया ये इस तरह से। मैंने इसका गुणनखंड करके फंक्शन ऑफ d इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जब हम फंक्शन ऑफ CF प्राप्त करते हैं, तो CF प्राप्त करने के लिए हमें सहायक समीकरण प्राप्त करती है, तो वहाँ पे हमें गुणनखंड करना पड़ता है, इसलिए मैंने गुणनखंड पहले ही कर लिया। आप बाद में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें देखो फंक्शन ऑफ d मिल चुका है, फंक्शन ऑफ d मिल चुका है, तो अब हम लिखेंगे इसकी सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है इस तरह से, फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0, तो जहाँ पे भी d है वहाँ मैं m लिख दूंगा। तो m लिखने के बाद उसको करेंगे 0 के बराबर, तो आ जाएगी हमारी सहायक समीकरण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे d था तो वहाँ पे मैंने m लिख दिया, यहाँ पे भी d था तो यहाँ पे भी मैंने m लिख दिया और इसको 0 के बराबर में कर दिया, तो ये हमारे पास सहायक समीकरण आ गई। अगर आप यहाँ पे देखो इसको आप सहायक समीकरण बनाते तो यहाँ पे m³ होता, फिर माइनस mx² प्लस 2 होता, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड करते तो भी आपको यही मिलने वाला था। तो यहाँ से m के मान प्राप्त करेंगे हम, तो यहाँ पे m का मान -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम श्रीधराचार्य विधि लगाकर m के मान प्राप्त करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे हम CF लिखेंगे इसका, तो CF होगा इस m की ये मान है, इसके लिए CF होगा ये। CF निकालना आपने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है, पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए इस पे। अब CF निकाल चुके हैं हम, अब हम इसका प्राप्त करेंगे PI। तो PI ज्ञात करने का सूत्र होता है ये PI ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। तो फंक्शन ऑफ d तो हमने यहाँ से लिख दिया, ये है फंक्शन ऑफ d, और लास्ट में आता है इंटू क्यू। तो क्यू के स्थान पे हमारे पास ये 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्यू यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पे e की पावर z को अलग लिख देंगे, e की पावर माइनस z को अलग लिख देंगे। यहाँ पे z चल रहा है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 तो कांस्टेंट थे, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, और एक को लिख दिया e की पावर z के साथ, एक को लिख दिया e की पावर माइनस z के साथ। अब यहाँ पे देखो e की पावर z होती है, तो हम यहाँ पे z के अंदर यहाँ पे स्वतंत्र चर हमारे पास z है, तो z के गुणा में यहाँ पे देखो क्या है, गुणा में 1 है, तो d का मान यहाँ पे होगा 1
इसके अंदर भी देखते हैं, जो यहाँ पे जेड है स्वतंत्र चर और जेड की गुणा में -1, तो यहाँ पे डी का मान होगा -1। ये मान हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम डी का मान 1 पुट करेंगे तो हमें देखो क्या मिलता है। यहाँ पे डी का मान हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी डी का मान हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 +2, तो ये प्लस माइनस के 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 2 से 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा, तो 5 e की पावर जेड ऐसे कैसे आएगा, तो 5 e की पावर जेड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो e की पावर माइनस के जेड, यहाँ पे d का मान -z रखेंगे तो यहाँ पे तो हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे d का मान -1 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने अलग से एक विधि बताई थी आपको, वो फॉर्मूला यूज में लेकर इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2z e की पावर माइनस के जेड है, यहाँ पे ये मान आपको मिलेगा। यहाँ पे जेड था e की पावर में, तो ये आपको पी मिल जाएगा इस तरह से। तो ये आपको यहाँ पे सी एफ भी मिल चुका है और पी आई भी मिल चुका है। तो इसका व्यापकल होगा y = CF + PI। तो हम यहाँ पे इसका व्यापकल लिखेंगे y = CF + PI, यानी कि CF और PI को ऐड करके लिखना है आपको। तो y का मान हो गया इस तरह से, लेकिन ये पूरा मान z के पदों में। देखो यहाँ पे PI हमने z के पदों में लिखा है, CF को भी हमने z के पदों में लिखा है। z के पदों में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये d है, d का मान है यहाँ पे इस तरह से d/dz। तो यहाँ पे हमारे पास स्वतंत्र चर है z, और ये आता है स्वतंत्र चर के रूप में। CF को हम लिखते हैं स्वतंत्र चर के पदों में, PI को भी स्वतंत्र चर के पदों में लिखते हैं, इसलिए हमने इसको z के पदों में लिखा है। अब यहाँ पे हमको z को हटाना है, क्योंकि z प्रश्न में नहीं है, z तो हमने माना है। तो यहाँ पे देखो z का मान हमारे पास क्या है, log x। तो यहाँ पे हम जहाँ पे z है वहाँ पे log x लिखेंगे। तो जैसे log x लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे z था तो z के स्थान पे हमने log x लिख दिया, यहाँ पे भी log x लिख दिया, तो हमें इस तरह से मिलेगा इसका आंसर। तो ये हो गया है एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। अब आपको ये नहीं आता है कि e की पावर -z का मान x की पावर -1 कैसे हुआ, तो आप log की प्रॉपर्टी पढ़िए, मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, आप उसको देखना, वहाँ पे आपको मैंने log को अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे अब देखो, ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर।